अंटार्कटिका दक्षिण महासागर से घिरा हुआ दुनिया का सबसे दूर दराज का इलाका, करीब 1,30,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस इलाके में धरती का आधा से भी ज्यादा ताजा पानी है। पिछले 60 वर्षों से इस अनोखे माहौल में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की टीम रिसर्च कर रही है, मगर जैसा कि इंजीनियर क्रिस मार्टिन अच्छी तरह जानते हैं, यह कोई साधारण कार्यस्थल नहीं है। आखिर में आप यहाँ अपने भरोसे हैं। यहाँ टेम्परेचर -50 और हवा 50 नॉट्स तक बह सकती है। स्टेशन लीडर जेसिका वॉकअप अच्छी तरह जानती हैं कि इस माहौल में अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। खराब मौसम में हमें बाहर का काम रोकना पड़ता है। कभी कभार तो बिल्कुल ही बाहर जाने पर पाबंदी लगानी पड़ती है। ये सर्दियों के तूफान धरतियों के कुछ बेहद खतरनाक तूफानों में से एक है। कई दिनों तक तेज हवाएं बह सकती हैं और देखते ही देखते ताजी बर्फ के 5 मीटर ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। कोई भी स्टेशन इतनी बर्फ में दफन हो जाएगा। इतना ही नहीं, स्टेशन के नीचे मौजूद फ्लोटिंग आइस शेल्फ भी स्टेबल नहीं है। ये बर्फ लगातार मूव होती रहती है, दिन में 2 मीटर की रफ्तार से। ये आइस शेल्फ टूट भी सकता है, यानी आप आइसबर्ग पर फंस भी सकते हैं। इलाके का पहला सर्वे स्टेशन हेली 1 1956 में बना था और उसके बाद आए 4 बेसेस अंटार्कटिका के कठोर माहौल में बिखर गए। कई सीजन्स के बाद ऊपर जमे स्नो और आइस के वजन से छत टूट गई। सिर्फ अद्भुत इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया बेस ही टिक पाया, और वो बेस है ये हैली 6। ह्यू ब्रॉटन आर्किटेक्ट्स द्वारा बनाया गया ये बेस दिखने में किसी स्पेस स्टेशन से कम नहीं है, मगर असल में ये दुनिया का सबसे आधुनिक आइस स्टेशन है। अगर आप दूर गए हो तो स्की डू पर लौटते समय अचानक दूर आसमान के नीचे ये मॉड्यूल्स नजर आते हैं और लगता है वाओ, मैं यहाँ रहती हूँ। अंटार्कटिका के ब्रंट आइस शेल्फ पर स्थित ये 1500 मीटर स्क्वायर मॉड्यूलर ढांचा 8 प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स का बना है। 2 बेडरूम पॉड्स जिसमें 52 लोगों के सोने की कैपेसिटी है। सोशल मॉड्यूल्स में किचन, डाइनिंग रूम और एक फुल्ली इक्विप्ड जिम है। अंदर रहने वालों की रक्षा के लिए बर्फ पर फिसलन को रोकने के लिए एक्सपैंडेबल हाइड्रोलिक्स लेग्स लगे हैं। वहीं 4 1 मीटर लंबे स्कीज इस 100 टन के ढांचे को बर्फ पर कहीं भी ले जाने में मदद करते हैं, जिससे ये अंटार्कटिक की पहली रिलोकेट होने वाली रिसर्च फैसिलिटी है। हैली 6 बेमिसाल इंजीनियरिंग सफलताओं का एक जबरदस्त उदाहरण है, मगर इससे पहले कि डिजाइनर्स इस बेस को बनाना शुरू करते, उन्हें कई नामुमकिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती थी बर्न्ट आइस शेल्फ की। ये इलाका बहुत दूर है, यानी अगर यहाँ कोई भी चीज बनानी हो तो स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर तक साथ लाना होगा, वरना काम उसकी वजह से भी अटक सकता है। और सब कुछ समंदर के रास्ते से ही आ सकता है, वो भी केप टाउन से 2 हफ्ते की यात्रा करते हुए। 3000 नॉटिकल माइल्स की आइस फील्ड अपने आप में एक अनोखा चैलेंज है, कैप्टन जॉन हार्पर के लिए भी। अंटार्कटिका बहुत ही मुश्किल मंजिल है। बर्फ पर हर समय नजर रखनी पड़ती है, वरना आगे का रास्ता बंद पड़ सकता है। साधारण शिप्स ऐसी बर्फ के आगे आसानी से डैमेज हो सकती हैं। वो पानी के अलावा किसी चीज से टकराने के लिए नहीं बनती हैं, तो उनका यहाँ तक आ पाना मुश्किल है क्योंकि वो डैमेज हो जाएंगी। तो ऐसे समंदर को कैसे पार किया जाए जहां पानी से ज्यादा बर्फ नजर आए? यह मुमकिन ना हो पाता अगर इतिहास में एक अद्भुत आविष्कार ना हुआ होता। शुरुआत से ही इंसान बर्फ पर मस्ती करता आया है। 5000 वर्षों पहले स्कैंडिनेवियंस ने जानवरों की हड्डियों को पैरों पर लगाकर जमे हुए तालाब पर स्केट करना शुरू किया।
1900 की शुरुआत में बर्फ का इस्तेमाल तरह तरह की चीजों के लिए हुआ, जैसे कि रेसिंग। देखकर क्या कर रहे हो? तो वहीं 100 के बने आइस हार्वेस्टर्स ने स्वादिष्ट चीजें बनाई। ओ, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए था। पर इतने सारे आनंद के बावजूद शिप्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए डार्लिंग, मैं घर आ गया। बर्फ हमेशा मुसीबत बनी रही। क्या? इंजीनियर्स को अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े। डॉक्टर रीस मॉर्गन हैम्बर्ग में लहरों का मजा लेते हुए उस आविष्कार को जान रहे हैं जिससे बर्फ से ढके पानी पर भी जहाज चलने लगे। हम हैम्बर्ग के पोर्ट पर रिवर एल्बे की लहरों पर उछल रहे हैं और यहाँ पानी काफी रफ है, लेकिन हमारे सामने वो समस्या नहीं है जो बेहद मुश्किल हालातों में उमड़ती है, जैसे कि बर्फ के आगे। समुद्री तट से 112 किलोमीटर दूर हैम्बर्ग का ताजा पानी अक्सर ठंड के मौसम में जमता आया है। आज के बढ़ते तापमान में हार्बर का जमाना अब ना के बराबर हो गया है, मगर 1871 में कहानी कुछ और थी। उस साल हार्बर फिर जम गया। कुछ दिनों के लिए नहीं, हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि महीनों के लिए। कोई जहाज आ या जा नहीं पा रहा था। बिजनेस ठप पड़ गया और व्यापारी दिवालिया होने की कगार पर आ गए। हैम्बर्ग के रहवासी इतने परेशान हो गए कि वो एकजुट होकर बाहर आए। उन्होंने भाला कुल्हाड़ी जो मिला उससे बर्फ को तोड़ने की कोशिश की, मगर कुछ न हो पाया। लोकल इंजीनियर कार्ल फर्डिनेंड स्टाइनहाउस इस समस्या का हल ढूंढने लगे। उन्होंने शिप पर ही फोकस किया और पता लगा कि प्रॉब्लम जहाज के शेप में है। मान लीजिए स्लेज हैमर की ये तेज नुकीली एज मेरी शिप के आगे का हिस्सा है। ये पानी और लहरों को चीरने के लिए परफेक्ट है, मगर आइए देखते हैं बर्फ के सामने क्या होता है। एक ही जगह पर बार बार मारने के बाद भी स्लेज हैमर बर्फ को तोड़ नहीं पाया। आप सोच सकते हैं जमी हुई नदी पर ऐसी बर्फ कई कई किलोमीटर लंबी होगी। स्टाइनहाउस को एहसास हुआ कि अगर बर्फ पर किसी दूसरे एंगल से अप्रोच किया जाए तो कहानी कुछ और हो सकती है। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। इस बार बर्फ को हॉरिजॉन्टली तोड़ने की बजाय जब मैंने उस पर ऊपर से वार किया वर्टिकली, तो वही बर्फ आसानी से टूट गई। रशियन डिजाइन से प्रेरित होकर स्टाइनहाउस ने ऐसे शिप्स बनाने का फैसला किया जो बर्फ को ऊपर से तोड़ सके। रीस हैम्बर्ग के मशहूर हाइड्रोडायनामिक्स टेस्ट सेंटर पर आए हैं स्टाइनहाउस की स्टडी को अपनी आंखों से देखने के लिए। ये यहाँ आइस ब्रेकिंग टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले कुछ मॉडल्स में से एक है, और यहाँ इस बोट का आगे का हिस्सा वाकई स्टाइनहाउस की स्टडी के मुताबिक बना है। एक साधारण जहाज के आगे का हिस्सा यहाँ से शार्प और पॉइंटेड होता है। स्टाइनहाउस ने इस हिस्से को स्मूथ चम्मच के आकार का बना दिया। आगे का हिस्सा चौड़ा और ऊंचे होने की वजह से रफ्तार में जहाज का ये हिस्सा बर्फ के ऊपर आ जाता है और आखिरकार ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है। जहाज का वजन इतना फोर्स पैदा करता है कि बर्फ टूट ही जाती है। इस डिजाइन को बंद कमरे में काम करते देखना अपने आप में एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। आइस ब्रेकर को टेस्ट करने के लिए आपको एक आइस टैंक चाहिए। -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर 70 मीटर लंबे इस टैंक के पानी के सरफेस को जमा देता है। इसके बाद स्टाइनहाउस के मुताबिक बनाए गए जहाज को बर्फ पर 3 नॉट की स्पीड पर टो किया जाता है, जिससे समंदर में होने वाले हालात रिक्रिएट होते हैं। जहाज पर कई तरह के उपकरण लगे हैं ताकि वो देख सकें कि बर्फ को तोड़ते समय जहाज पर क्या और कितना असर हो रहा है। इस टेस्ट को असली हालात में भी कंपेयर किया जाए तो बड़े आकार में भी यह जहाज इस वक्त 1 मीटर मोटी बर्फ को चीर रहा है। अंटार्कटिका में हैली 6 तक पहुंचने के लिए कैप्टन जॉन हार्पर और उनकी टीम स्टाइनहाउस से प्रेरित जहाज पर है।
जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। इस जहाज का नाम है अर्नेस्ट शैकल्टन। अर्नेस्ट शैकल्टन को खास तौर पर बर्फ के बड़े टुकड़े और आइसबर्ग्स को झेलने के लिए बनाया गया है। ये 80 मीटर लंबा जहाज बड़ी आसानी से वेडल सी पर हजारों किलोमीटर लंबे और जमे पानी को पार कर लेता है। अब हम एक बहुत ही मुश्किल पैच में एंटर करने वाले हैं। इस वक्त हम लोग वहां जा रहे हैं जहां बर्फ कम है, लेकिन फिर भी काफी झटके लगेंगे। चार 4000 टन के जहाज के आगे का राउंड हिस्सा बर्फ के ऊपर आता है। ऐसे में किसी भी तरह की तोड़फोड़ से बचने के लिए जहाज का पोलर ग्रेड स्टील हल स्ट्रीमलाइंड है और स्टेबलाइजर फिन्स के बिना ही बना है। एक और स्टील की परत, जिसे आइस बेल्ट कहते हैं, जहाज के पूरे हिस्से में लगा है ताकि बर्फ के टकराने से जहाज को कोई नुकसान ना हो। मगर इन मुश्किल हालात में भी जिस बर्फ से अब हम गुजरने वाले हैं वो 2 से 3 फुट मोटी है। पावर बहुत जरूरी है। 2 डीजल इंजन 7200 हॉर्स पावर की एनर्जी जनरेट करते हैं, जिससे चढ़ाई आसान हो जाती है। सीक्रेट ये है कि जहाज को आगे बढ़ाते रहना जरूरी है और इसलिए हम लगातार ऐसे हिस्से की तलाश में होते हैं जहां बर्फ कम नजर आ रही हो। जैसे ही ये अद्भुत जहाज अंटार्कटिका पहुंचता है, इसके सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी होती है। बर्फ से ढके पूरे इलाके में हार्बर के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे में जहाज कहां खड़ा किया जाए? इसके लिए जहाज खुद बर्फ पर अपना कस्टमाइज्ड डॉक बनाता है। जहाज के थ्रस्टर्स आगे के हिस्से को जैसे किसी टूल में बदल देते हैं। हैली 6 पोलर इलाके में अब तक का बना सबसे एडवांस्ड रिसर्च स्टेशन है। एकॉम द्वारा इंजीनियर्ड इस मॉड्यूलर ढांचे में 52 साइंटिस्ट और सपोर्ट स्टाफ रहते हैं, जिसमें एक मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, 4 लेबोरेटरीज और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल फैसिलिटी भी शामिल है। मगर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बनाते समय टीम को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। बर्फ को चीरने वाले जहाज ने चीजों को यहां लाना तो मुमकिन बना दिया, मगर हैली 6 के डिजाइनर के पास असेंबल करने के लिए समर का मौसम बहुत कम समय के लिए था, जिसमें उन्हें सारी असेंबली पूरी करनी थी। इससे पहले कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं और बर्फ पहनी दोबारा शुरू हो जाएं। अंटार्कटिका में किसी भी स्टेशन को बनाने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ समर बहुत कम समय के लिए होता है। ज्यादा से ज्यादा 12 हफ्ते मिलते हैं। इक्विपमेंट्स और लोगों को लाने से लेकर चीजें असेंबल करके उन्हें दोबारा रवाना करने तक हमें कम वक्त में ज्यादा काम करना पड़ता है। आठ मॉड्यूल को बनाना, जिसमें एक 480 स्क्वायर मीटर का सेंट्रल पॉड भी है। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे इंजीनियर क्रिस मार्टिन अच्छी तरह जानते थे कि हैली 6 की सामग्री को जहाज से यहाँ तक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी थी वो ये कि स्टेशन का सबसे बड़ा हिस्सा भी ट्रांसपोर्टेबल हो, हमारे स्लेजेस उसे उठा सकें, उतना सक्षम होना था। तो आखिर कैसे एक टेक्निकली एडवांस स्ट्रक्चर को बिजली की रफ्तार से धरती के सबसे मुश्किल हालात में बनाया गया? यह भी मुमकिन ना हो पाता अगर अतीत का एक महान आविष्कार काम ना आता। जब बात कुछ बनाने की हो तो इंसान हमेशा से जल्दबाजी में रहा है। कम हो गया। बंजारे मंगोलियंस लकड़े की मदद से फौरन अपने यर्ट्स बना लेते थे और वो इतने तेज थे, हेलो, थोड़ी शक्कर मिल सकती है? कि चंगेज खान भी उनके फैन थे। इंग्लैंड पर फतह हासिल करने के लिए विलियम द कॉन्करर को भी तेजी से किले बनाने पड़े। कहते हैं कि वो अपने जहाज पर रेडीमेड किले तक ले आए। आराम से, आराम से। मगर 20वीं सदी में ही इंसान ने तूफानी रफ्तार से घर बनाना सीखा। ओ हैरोल्ड। डॉक्टर रीस मॉर्गन लंदन के उत्तरी इलाके लेचवर्थ में एक इंजीनियरिंग पिकनिक पर हैं।
मेरे हाथ ठंड में जम रहे हैं। जानकर हैरानी होगी, मगर यही वो इलाका है जिसने कंस्ट्रक्शन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये दिखने में भले ही एक शांत छोटा सा शहर लगता हो, खूबसूरत गार्डन्स और बढ़िया सफाई के साथ, मगर ये जगह दरअसल एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट का गढ़ था। 1905 में यहाँ 150 पाउंड में घर बनाने का एक कंपटीशन शुरू हुआ। उम्मीद ये थी कि गांव से शहर आए खेती में मजदूरी करने वाले लोगों के लिए नए सस्ते टिकाऊ घर बनाए जाएं। घर बनाने का सबसे बड़ा खर्चा समय है। शुरुआत में ब्रिटेन में घर ईंटों के बनाए जाते थे। लेयर बाय लेयर ईंट लगती थी और बिल्डर्स को दरवाजों और खिड़कियों के लिए जगह छोड़नी पड़ती थी। मगर इस काम में बहुत समय लगता था, इसलिए घर बहुत महंगे बनते थे, जो कि साधारण मजदूरों की पहुंच से बाहर थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए घर का बेहद कम समय में बनना जरूरी था। यह डिजाइन एक लिवरपूल के इंजीनियर जॉन ब्रोडी की उपज है, जिन्होंने साधारण तरीकों को पीछे छोड़कर घर बनाने का एक सुपर फास्ट तरीका ढूंढ निकाला। घर को ईंट बाय ईंट बनाने की बजाय ब्रोडी ने दीवार को एक बड़े सेक्शन की तरह लिया और उसके अंदर खिड़की और दरवाजे बनाए, इस जिंजर ब्रेड हाउस की तरह। इसके बाद इन हिस्सों को साइड पर ले जाकर उन्हें असेंबल किया गया, वो भी दोगुनी रफ्तार से। बढ़िया लग रहा है। ओके, ये हुई ना बात। इसके बाद इन हिस्सों को जोड़ा गया मोर्टार की मदद से। मेरे पाइपिंग स्किल्स ब्रोडी के कंक्रीट बनाने जितने अच्छे तो नहीं हैं, मगर बुरे भी नहीं हैं। ब्रोडी की कामयाबी दरअसल स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में थी। बनाना आसान, फिट करना उससे भी आसान। इस कंक्रीट में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि इसे पहले ही पैनल्स की तरह बनाकर दूसरे इलाकों तक ले जाया जा सकता है। यहाँ इस एक बेडरूम में ये सीलिंग छत असल में एक सिंगल स्लैब सॉलिड कंक्रीट का बना है, जिसे दीवार पर एक एंगल पर फिट किया गया है। और समय को ध्यान में रखते हुए ब्रोडी का इन पैनल्स को जोड़ने का तरीका भी काफी कारगर साबित हुआ। ये देखिए यहाँ ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं ये टाई रॉड्स हैं। ये वो बोल्ट हैं जो दीवारों को जोड़ते हैं और जिसकी वजह से पूरा ढांचा मजबूत रहता है। एक सदी के बाद जॉन ब्रोडी के प्री फैब्रिकेटेड तरीकों को आज सुपरसाइज किया गया है। कैसे ये जानने के लिए रीस साउथ जर्मनी के म्यूनिक में है। इस फैक्ट्री में कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स घर की सभी सेक्शंस को बनाती हैं। देखिए, ये वो घर हैं जो हर 2 दिन में बन रहे हैं। इस लाजवाब तरीके में प्लम्बिंग की फिटिंग्स भी पहले से की गई है, जिससे बाथरूम भी साइट पर महज कुछ घंटों में इंस्टॉल हो जाता है। इस तरीके ने कंस्ट्रक्शन की दुनिया को इस कदर बदला कि कभी कभार यही करना मुश्किल हो जाता है। ये घर 1 हफ्ते के अंदर बना है और कुछ हिस्सों को तो 24 घंटे भी नहीं लगे। इसे कहते हैं अद्भुत इंजीनियरिंग। जॉन ब्रोडी जैसे महान इंजीनियर्स की बदौलत प्री फैब्रिकेशन अब दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और इसी की मदद से कमाल की इमारतें, जैसे कि एक जो मेरे पीछे है, बहुत ही कम समय में और कम लागत में बनती हैं। वाकई लाजवाब। हैली 6 को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने ब्रोडी के महान प्री फैब्रिकेटेड तरीके का इस्तेमाल किया। पूरे स्टेशन को बनाकर एंटार्क्टिका में असेंबल करना कोई आसान काम नहीं है, मगर जैसा कि क्रिस मार्टिन जानते हैं, इस कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेज 16,000 किलोमीटर दूर शुरू हुआ। हमने साउथ अफ्रीका में इसे एक बार बनाकर देखा, ये जानने की सारे हिस्से सही से बैठ रहे हैं या नहीं। और यहाँ आने से पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आकर अगर कोई फॉल्ट पता लगे तो वापस जाने का ऑप्शन नहीं है। टेस्टिंग के बाद 470 क्रेन्स ने 9,500 क्यूबिक टन के मटेरियल को जहाज पर लोड किया
और फिर उसे स्ले पर ट्रांसपोर्ट किया। मूव हो रहा है, अब बस हमें उसे स्टॉप करना है, सही जगह पर, इतनी दूरी पर। मटेरियल को एक के पीछे एक लगाने पर 4 किलोमीटर लंबी लाइन बनी। सिर्फ 3 महीने के वेदर विंडो में गैलिफर ट्राई कंस्ट्रक्शन टीम को इस लंबी लेन की असेंबली पूरी करनी होगी। बीएएस के स्ट्रक्चरल एडवाइजर बेन रो असेंबली के बीच में जा रहे हैं, एक 175 मीटर स्क्वायर स्पेस फ्रेम में। ये जो स्टील वर्क आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक स्पेस फ्रेम है जो कि कार की चेसी जैसा होता है। इससे फ्लोर के ऊपर मौजूद स्ट्रक्चर को सपोर्ट और मजबूती मिलती है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि ये 4 लेग से कनेक्टेड है। जैसे ही टेम्पररी सपोर्ट निकाले जाते हैं, हर फ्रेम को उनके चारों पैरों पर उठाने के लिए 1 घंटे से भी कम का समय लगता है। इसके बाद इंटीरियर्स पर काम हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास प्री फैब्रिकेटेड बेडरूम्स, प्लांट रूम और WC है। अगला कदम है इसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चरल स्टील वर्क को बनाना। जैसे जैसे क्रेन के जरिए हिस्सों को लगाया जाता है, बहुत ठंड है, तेज हवा है, उंगलियां भी महसूस नहीं हो रही। ढांचे का असली रूप नजर आने लगता है। इसका भारी छोर उठा लो। नीचे ले आओ मार्क, नीचे ले आओ, 1.5 टन के करीब नीचे ले आओ और फिर देखते हैं कैसा लगता है। मगर बर्फीले तूफान और -56 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में ऐसा कौन सा लाइट वेट मटेरियल है जो टिक पाएगा? अंटार्कटिका के सख्त माहौल को झेलने के लिए हैली 6 के इंजीनियर्स को फिर एक बार अतीत के आविष्कार की मदद लेनी पड़ी। फिजिसिस्ट एंड्रयू स्टील शेफील्ड यूनिवर्सिटी के ग्लास लेबोरेटरी में है, इतिहास के एक ऐसे आविष्कार को समझने जो हमारे हाथ बाई चांस ही लगी। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इन्वेंशंस या डिस्कवरीज इंसानों के हाथ बाई चांस लगी हैं, फिर चाहे वो पेनिसिलिन हो या टेफ्लॉन। लेकिन इन चीजों ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और 1932 में भी ऐसी ही एक खोज हुई थी। अमेरिका के इलिनॉय में इंजीनियर रसल गेम्स स्लेटर की निगरानी में रिसर्चर डेल क्लाइस्ट पिघले हुए ग्लास को स्प्रे गन के जरिए चीजों को जोड़ने की क्षमता को परख रहे थे। मगर उन्हें नतीजे वैसे नहीं मिले जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। हम वही एक्सपेरिमेंट को आज यहाँ दोहराने वाले हैं। तो मान लीजिए कि ये मेटल की जाली काइस्ट की गन के नोजल्स हैं। ये पिघला हुआ कांच है जिसे हम ठंडे पानी के इस ड्रम में डालेंगे। ओहो, जैसा कि आप देख सकते हैं, जाली से बाहर निकलते हुए कांच फाइबर्स का रूप ले लेता है और पानी में ठंडा होने पर मटेरियल उससे भी ज्यादा लाजवाब है। और ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ग्लास फाइबर्स। ये एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत थी जो आगे चलकर हमें फाइबर ग्लास नाम का एक नया मटेरियल देने वाली थी। आगे हुए विकास से पतले सिंगल फाइबर बनाए गए जिसकी क्षमता अद्भुत थी। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं, लेकिन देखिए, मैंने यहाँ सिर्फ थोड़े से स्ट्रैंड्स लिए हैं और अगर मैं इन्हें खींचकर तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं टूटते हैं। और इनसे आगे चलकर जो मटेरियल बना वो कुछ इस तरह का था। इसमें बहुत सारे ग्लास फाइबर्स को आपस में वीव किया गया है। और 40 के दशक तक स्लेटर और क्लाइस्ट ने इन फाइबर्स को रेजिन से जोड़कर फाइबर ग्लास बनाया जिससे आज हम सब वाकिफ हैं। और ये मटेरियल बहुत बहुत स्ट्रांग है और आज हम इसी की मजबूती टेस्ट करने वाले हैं। तो ये है हमारी टेस्टिंग मशीन। मशीन के 2 हिस्से इस फाइबर ग्लास को दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करेंगे। ग्लास बीच में होगा और ये मशीन 30 टन के फोर्स तक खींच सकती है। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है फोर्स का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त उस पर बहुत ज्यादा फोर्स पड़ रहा है। अब टूटा। ये देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं ग्लास यहां से टूट चुका है। और अगर हम ग्राफ पर देखें तो वाओ, ये ग्लास 52,000 न्यूटन्स पर टूटा, यानी कि 5.2 टन के फोर्स पर।
जो कि 5 गाड़ियों के वजन के बराबर है। यानी फाइबर ग्लास का ये टुकड़ा इतना वजन उठा सकता है। आज भी क्लाइस्ट और गेम्स स्लेटर की ये बाय चांस की गई खोज लकड़े और शीट मेटल के आगे एक बेमिसाल विकल्प है। फाइबर ग्लास सख्त, मुड़ने वाला और बेहद हल्का होता है और कठोर से कठोर माहौल को झेल पाने की क्षमता रखता है। धरती के सबसे मुश्किल माहौल की तैयारी के लिए इंजीनियर्स ने गेम स्लेटर और क्लाइस्ट के लाजवाब तरीकों को अपनाया और उसे अलग स्तर पर पहुंचा दिया। हैली 6 को उससे ढक दिया। वो पैनल्स खास कम टेम्परेचर वाले कंपोजिट से बने हैं, फोम फिल्ड लाइनर के साथ, जिससे यहां रहने वालों को जबरदस्त सुरक्षा मिलती है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रायोजेनिकली टेस्ट किया गया। 200 mm ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का बाहरी स्किन भी बेहद मजबूत है, जिससे वजन भी काफी कम हो गया था। ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से कंस्ट्रक्शन बहुत ही हल्का रह पाता है और जिसकी वजह से लेग्स पर लोड भी कम आता है, जो कि जाहिर है जरूरी है क्योंकि हम बर्फ के ऊपर हैं। सबसे बड़ा पैनल 376 स्क्वायर फुट का है। आखिरी पैनल लग रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, पर भरोसा नहीं है। 8 मॉड्यूल्स को जोड़ने का काम सिर्फ 1 हफ्ते में हो गया। चलो बढ़िया है, काम हो गया। हमने कर दिखाया। हैली 6 का ढांचा -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अंदर मौजूद इंसानों को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन अगर इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस को अपने 20 साल के लाइफ स्पैन को पूरा करना है तो उसे कुदरत के एक और फोर्स का सामना करना होगा। यहाँ हर साल इतनी बर्फ पड़ती है कि अगर कोई भी चीज बाहर छोड़ दी जाए तो बर्फ में दफन हो जाएगी। हैली 6 के पहले आए 5 पूर्वज कुदरत की इस ताकत के आगे झुक गए और बर्फ में दफन हो गए। तो इंजीनियर्स इस नामुमकिन नजर आने वाली समस्या से बाहर कैसे आ सकते हैं? इससे बाहर आने के लिए भी उन्होंने इतिहास के एक महान आविष्कार का उपयोग किया। यहां इस साउथ लंदन के कब्रिस्तान में इंजीनियर्स की परेशानी का जवाब छिपा है। वो क्या है, यही जानने के लिए सूजी शी यहां आई हैं। इस जमीन के 15 फीट नीचे इंजीनियरिंग के इतिहास का एक महान आविष्कार है, मगर ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये जगह लाजवाब है। कौन सोच सकता है कि कोई आविष्कार यहाँ भी हुआ होगा? पूजा स्थल के बिल्कुल नीचे मौजूद है ये इलाका। 180 साल पुराने वेस्ट नॉर्वुड का ये तहखाना अमीर और राजघरानों के अंतिम विश्राम के लिए एक परफेक्ट जगह मानी जाती थी। विक्टोरियंस के दौरान अंतिम क्रिया एक बहुत ही गंभीर विषय था। प्रियजनों की मृत्यु के बाद उन्हें जमीन में दफन करने की बजाय एक और विकल्प था, अगर आप उन्हें यहाँ ला पाएं। यहाँ कुल 3000 कॉफिन्स हैं, मगर इन कॉफिन्स को यहाँ रखवाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी और कॉफिन को यहाँ लाना भी कोई आसान काम नहीं था। लाश को सड़ाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया से बचाने के लिए कॉफिन्स को एयर टाइट बनाना जरूरी था, जिसके लिए अंदर वजनदार लेयर लगता था। कॉफिन के अंदर लेड की लाइनिंग थी, जिससे कॉफिन का वजन 200 किलो से ऊपर चला जाता था और इतनी भारी चीज को जमीन के 15 फीट नीचे लाने के लिए अद्भुत इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी। सन 1795 में इन्वेंटर जोसेफ ब्रामा ने हाइड्रोलिक प्रेस को पेटेंट कर दुनिया को चौंका दिया। उनके इस आविष्कार का इस्तेमाल कॉफिन्स को पूजा स्थल में ऊपर लाने और नीचे उतारने के लिए शुरू हुआ।
ये एक कैटाफॉल्क लिफ्ट है। तो वो कॉफिन को यहाँ रखते थे और उसे ऊपर से नीचे लाने में 45 सेकंड लगते थे। कॉफिन को उतारकर इस कैटाफॉल्क को दोबारा नीचे से ऊपर ले जाया जाता था और यहीं पर ब्रह्मा का हाइड्रोलिक प्रेस प्रिंसिपल काम आया। तो सब कुछ इस क्लेवर पंप सिस्टम पर निर्भर है। तो जब ये चलता था, इस हैंडल को उठाने पर हाइड्रोलिक फ्लूइड सिलेंडर के अंदर आता था और फिर जब हैंडल दोबारा नीचे किया जाता तो फ्लूइड पर आने वाला प्रेशर एक बड़े पिस्टन पर ढकेला जाता जो फिर कैटाफॉल्क को उठाता था। इस पानी से भरे सिस्टम में बड़े स्ट्रोक्स छोटे पिस्टन पर डाले गए, जिसने सारा प्रेशर कॉफिन के नीचे मौजूद बड़े पिस्टन को ट्रांसफर किया, जिससे छोटे मगर पावरफुल मूवमेंट्स मिले। 200 किलो के ताबूत को ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ 180 स्ट्रोक्स लगते थे। ये कमाल की इंजीनियरिंग है, खास तौर पर अगर आप सोचें ये 178 साल पुरानी है। ब्रह्मा की टेक्निक कितनी पावरफुल है, इसे दिखाने के लिए सूजी ऊपर आ गई हैं। तो मैं आपको हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है ये दिखाने वाली हूँ इसकी मदद से, जो कि अंदर मौजूद प्रेस की तरह ही है मगर उल्टा है। तो मुझे एक काम करना होगा, सिर्फ थोड़े से फोर्स को इस बड़े से एरिया पर डालना होगा और ये फोर्स फिर आगे ट्रांसफर होगा इस रैंप में, जो बड़े फोर्स को छोटे से एरिया पर ट्रांसफर करेगा, जिससे ये ईंट आसानी से टूट जाएगी। उम्मीद है मैं इस ईंट को तोड़ पाऊं। चलो देखते हैं। वाह, ये तो आसान था। सिर्फ 2 स्ट्रोक्स लगाने पड़े और इसकी वजह से इस ईंट के 2 टुकड़े हो गए। ब्रह्मा का हाइड्रोलिक प्रेस इतना कामयाब था कि उसी प्रिंसिपल को लगभग सभी मॉडर्न हाइड्रोलिक सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। भारी भरकम बर्फबारी के दौरान ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेयर इंजीनियर क्रिस मार्टिन ब्रह्मा की इस हाइड्रोलिक टेक्निक की मदद से अपने 1000 टन के हैली 6 को जमीन के ऊपर रख पाते हैं। हमारा ये लाजवाब स्टेशन 34 कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाइड्रोलिक लेग्स पर है। हर एक टेलीस्कोपिक लेग 2 45 सेंटीमीटर सिलेंडर्स का बना है, जो स्पेस फ्रेम के अंदर से कंट्रोल किए जा सकते हैं। हमारे पास ये ब्लू हाइड्रोलिक रैम है, जिससे हमें दोनों सिलेंडर्स को मूव करने में मदद मिलती है और इसी से हम बिल्डिंग के लेग को ऊपर उठा पाते हैं। हर साल जब सर्दियों के तूफान का आने का समय होता है, 8 मॉड्यूल्स का काया पलट होता है। लेग 1 एक्सटेंड कर रहा हूँ। हम प्लेटफॉर्म के एक छोर से शुरुआत करते हैं, हर एक लेग को उठाते हैं और फिर उसके नीचे बर्फ भर देते हैं। हर एक लेग को 1.5 मीटर ऊपर उठाया जाता है और उसके नीचे बर्फ भरी जाती है। ऐसा करते हुए जब 200 मीटर लंबा स्टेशन एक लेवल पर आता है तो हैली 6 को फिर एक बार उठाया जाता है, ये सुनिश्चित करने की सर्दियों की बर्फबारी में कहीं वो दफन न हो जाए। हालांकि हैली 6 को कुदरत के एक और प्रकोप का सामना करना पड़ता है, वो है उसकी लोकेशन। ब्रंट आइस शेल्फ लगातार मूव हो रही है और इसीलिए पूर्वानुमान मुश्किल है। आइस शेल्फ पर दबाव पड़ने की वजह से एक क्रेवास खुल गया है, जिसे हम कैसम 1 कहते हैं। ये जो बड़ा सा क्रैक है जिसे हम कैसम 1 कहते हैं, ये हमारे हैली 6 रिसर्च सेंटर की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर हमने स्टेशन को यहाँ से कहीं और शिफ्ट नहीं किया तो हैली 6 एक आइसबर्ग पर फंस कर रह जाएगा। सदर्न ओशन के आइसबर्ग पर फंसने से बचने के लिए हैली 6 को रिलोकेट करना होगा, मगर एक 1000 टन और 200 मीटर लंबे इंजीनियरिंग जायंट को कैसे मूव किया जाए, यह भी कर पाना मुमकिन न होता अगर इतिहास के एक आविष्कार से प्रेरणा न मिली होती। मैकेनिकल इंजीनियर डैनियल डिक्रेल फ्लोरिडा में है, इंजीनियरिंग के एक अद्भुत कमाल को पेश करने। ये लाजवाब है, कमाल की मशीन है, अद्भुत है। यह है M18 हेलकैट, दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का सबसे कामयाब आर्मर्ड व्हीकल।
88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छूने वाले इस हेलकैट को इसकी रफ्तार और मूवेबिलिटी के लिए जंग के मैदान में प्रशंसा हासिल हुई। इसमें 16 लीटर का गैसोलीन पावर्ड रेडियल इंजन है जो 450 हॉर्स पावर पैदा करता है। हेलकैट की कामयाबी का राज सिर्फ उसके पावर हाउस में नहीं है, बल्कि ये पावर हाउस इंजन से ट्रैक तक कैसे पहुंचता है इसमें भी है। और ये राज है हेलकैट का ट्रांसमिशन। 1930 के अंत तक आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे कि शर्मन में मैनुअल ट्रांसमिशन हुआ करता था। जैसे कि गाड़ी में होता है, हमें स्पीड बढ़ाने के लिए गियर बदलना पड़ता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में इंटरलॉकिंग मेटल गियर्स के जरिए इंजन का मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन को मिलता है। अगर गियर बदलने में कोई गड़बड़ी हुई तो आपको वो पीसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हम सब वाकिफ हैं। मगर 1939 में जनरल मोटर्स की एक टीम, जिसमें नौजवान इंजीनियर ओलिवर केली भी शामिल थे, उन्होंने रास्ते की गाड़ियों के लिए एक ज्यादा किफायती सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। मैनुअल ट्रांसमिशन से अलग इस ट्रांसमिशन में हाइड्रोमैटिक ने इंजन के पावर को ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट किया फ्लूइड के जरिए 2 फैन जैसे कंपोनेंट्स की मदद से, जो एक यूनिट में सील्ड थे। ये ट्रांसमिशन कुछ ऐसे काम करता है। हमारे पास 2 फैंस हैं, एक जिसे हम इम्पेलर बुलाएंगे और एक है हमारा टर्बाइन। इम्पेलर इंजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमारा इम्पेलर हमेशा चलता रहेगा। दूसरा फैन, जो हमारा टर्बाइन है, वो गाड़ी के पहियों को चलाता है। इसका कोई पावर सोर्स नहीं है। इसकी सारी एनर्जी इम्पेलर के फ्लो से ही मिल रही है। ये मूव नहीं हो रहा है ना, तो जब मुझे आगे जाना हो मैं ब्रेक पर से पैर हटाऊंगा और देखिए ये टर्बाइन घूमने लगा है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान केली ने अपने अनुभव को आर्मर्ड व्हीकल्स पर लगाया, मगर उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि ट्रांसमिशन पावर में डिले होने की वजह से हेलकैट को झटके के बिना स्टार्ट करना मुश्किल होगा। धीमी शुरुआत में दिक्कत थी। जब आप एक बड़े से टैंक को जंग के मैदान में चला रहे हो तो ये खतरनाक हो सकता है। तो केली की टीम ने अपने ऑटो ट्रांसमिशन में इंजीनियरिंग का एक और पीस जोड़ दिया, जिससे बना टॉर्क कन्वर्टर। हेलकैट के अंदर टूथ डिस्टेटर फ्लूइड कपलिंग के अंदर मौजूद थे। इंपेलर से आने वाले ऑयल फ्लो को रीडायरेक्ट करने के लिए, ताकि टॉर्क बढ़ाया जा सके, जिससे कि व्हील्स को चलाने वाले टर्बाइन्स को तुरंत ही स्पीड मिल सके और वो एक जबरदस्त शुरुआत कर सके। और हम देखेंगे इससे क्या फर्क पड़ा जब हम हेलकैट को वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे कामयाब कार के साथ दौड़ाएंगे, जीप। डैनियल उस चैलेंज को रिक्रिएट कर रहे हैं जो 1940 के दौरान वाकई हुआ था। एक ऐसा चैलेंज जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन है। 18 टन के हेलकैट और एक छोटी हल्की कार के बीच रेस। सबसे पहले ट्रांसमिशन के इस जंग में आ रही है मैनुअली चलने वाली जीप, जिसे 100 मीटर की दूरी पार करनी है। गो! ओके, 17 सेकेंड, नॉट बैड। मगर याद रहे इस कार पर मैकेनिकल गियर थे, मैनुअल ट्रांसमिशन था, बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती थी। हेलकैट जीप से 18 गुना भारी है। हेलकैट तुम तैयार हो? हम तैयार हैं, ओवर। मगर इसमें केली की अद्भुत ऑटो टेक्नोलॉजी है। गो! वाह, क्या बात है। 15.9। हेलकैट एक हल्की जीप से भी तेज है। अंटार्कटिका में कैज़म 1 क्रेवेस हैली 6 की ओर बढ़ रहा है। स्ट्रक्चरल एडवाइजर बेन रो और उनकी टीम को अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के लिए टॉर्क कन्वर्टर्स चाहिए, मगर ये स्ट्रक्चर्स हेलकैट से 6 गुना भारी है। इस वक्त हम हेली 6 को आइस शेल्फ से 23 किलोमीटर दूर रीलोकेट कर रहे हैं, जिसका मतलब है हमें 1000 टन से भी ज्यादा भारी चीज को मूव करना है। ये एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग टास्क है। कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेशन मॉड्यूलर है, यानी ये 8 अलग अलग मॉड्यूल्स का बना है, जिसे अलग अलग टो किया जा सकता है।
सेंट्रल मॉड्यूल बिग रेड को बर्फ के बीच से ले जाने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। 60 टन का स्टार्टअप फोर्स चाहिए। 3, 2, 1 एंगेज। कई बुलडोजर्स और ट्रैक्टर्स टॉर्क कन्वर्टर्स के साथ मिलकर 1000 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं और सेंट्रल मॉड्यूल को हिलाने में कामयाब होते हैं। इस तरह इतनी भारी चीज को खींचने के पीछे भी एक कमाल की इंजीनियरिंग लगी। स्कीज स्टील वर्क के बने हैं और 4 बाय 1 मीटर चौड़े हैं और हर स्की के नीचे प्लास्टिक जैसी शीटिंग है जिससे कि वो आखिर में स्लिप रेजिस्टेंट बन जाते हैं। जबरदस्त फोर्स और अत्याधुनिक तरीकों की मदद से हैली 6 ने अपने नामुमकिन नजर आने वाले इस भयंकर काम को महज 75 दिनों में पूरा किया। इस मास्टरपीस को बनाने में 4 साल लग गए। लाजवाब डिजाइन और इंजीनियरिंग की बदौलत धरती के सबसे मुश्किल माहौल पर भी इंसान अपना परचम लहराए हुए है। ऐसे दिन में जो लोग विंटर चैलेंज के लिए आए हैं वो भी अपने फैसले पर पछता रहे होंगे। हालांकि हम यहाँ सुरक्षित हैं इन खूबसूरत लॉजेस की बदौलत। अतीत के आविष्कारों से सीखकर और अपने नए आविष्कारों के जरिए इंजीनियर्स ने नए मुकाम हासिल किए हैं। हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है।